जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। और आज 17वें वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत का वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिन्सबरी के चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोस्तार की शुरुआत 1851 में की थी 1851 ईस्वी में की थी। C.Y. चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था, भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। प्रश्न संख्या 1 है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है, तो किनके बारे में वर्णन किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1884 में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष में वह रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्बी आयोग को साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वर्ष 1899 में वह बॉम्बे में विधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए चुने गए। अपने राजनैतिक दर्शन के वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बाउंडरों से नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनैतिक शिष्य बन गए। प्रश्न संख्या 2 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो 1905 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 3 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। प्रश्न संख्या 5 है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में स्वशासन, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव पारित किए गए तथा इसी अधिवेशन में स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। प्रश्न संख्या 6 है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ स्टार मार्क कर दिया गया है क्योंकि यह प्रश्न क्या है, गलत है। व्याख्या देखते हैं इसका। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। अतः पूछा गया प्रश्न गलत है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज संबंधी प्रस्ताव 1929 में आयोजित लाहौर अधिवेशन में पारित किया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। प्रश्न संख्या 8 है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो एक कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1906 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दिया गया। स्वराज शब्द को अभिव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता मिलती है, इसलिए उत्तर निरस्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 9 है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों के अनुसार तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था। तो दिए गए विकल्पों में के अनुसार कौन सा हो जाएंगे? तिलक। प्रश्न संख्या 10 है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिन्सबरी चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 ईस्वी और वर्ष 1906 में अध्यक्ष भी रहे। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था, भारत के सार्वजनिक जीवन में अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया।
परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न संख्या 12 है, इसमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, ये कथन क्या है? सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी कथन क्या है? सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी कथन सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदैर्घ्यवादी पार्टी के टिकट से चुने गए थे, यह कथन क्या है? यहाँ कथन ये डी गलत है, तो इसमें गलत पूछा गया है। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी से चुने गए थे, के टिकट पर चुने गए थे, अतः कथन डी सही नहीं है, अन्य तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 14 है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे? तो वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, तो ये भी कथन सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का आरंभ किया, ये भी सही है। उन्हें 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यह कथन क्या है? यह कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं नेचुरल फिलॉसफी आधुनिक विज्ञान विषय का पूर्ववर्ती रूप, जिसमें मुख्य रूप से भौतिकी, खगोल शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं, के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार की शुरुआत 1851 में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में तथा 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। प्रश्न संख्या 15 है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्या से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की। प्रश्न संख्या 16 है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों नरम और उग्रवादियों गरम दल में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया। प्रश्न संख्या 17 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो ये सूरत अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? आर बी घोष थे। कौन थे? आर बी घोष। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा
एक संकल्प इन चारों में से नहीं था। तो कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था? तो उसमें संकल्प ये जो बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये संकल्प नहीं था। बहिष्कार संकल्प था, स्वदेशी भी था और राष्ट्रीय शिक्षा भी इसमें था। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो यहाँ पे कांग्रेस आंदोलन के रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त में से सभी पर। व्याख्या देख लेते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। प्रश्न संख्या 22 है। यहाँ पे निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, 1907 के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन है, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गई। ये भी कथन क्या है? सही है। 1916 में वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। तो तीसरा कथन क्या हो गया? तीसरा कथन गलत हो गया। 1 और 2 सही हो गए। तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 सही है, किंतु कथन 3 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। वर्ष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस चरमपंथी एवं नरमपंथी गुट में विभाजित हुई। वर्ष 1916 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी एवं चरमपंथी एक हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो वर्ष 1907 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। प्रश्न संख्या 25 है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो तिलक ने किया था। प्रश्न संख्या 26 है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण, यहाँ पे कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। यही कारण महत्वपूर्ण था। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए।